यहाँ जो देखने वाले हैं वो दृष्टि पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल का सीरीज़ है, ठीक है। और बिहार का जितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा इसके अंतर्गत कवर किया गया है। आपका पॉलिटी को भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने जो है 5 पार्ट को बना दिया है। आज पार्ट नंबर 6 को हम लोग देखेंगे, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके प्लेलिस्ट से में देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो आपका पार्ट नंबर आपका 6 होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। हमने जो है वो ऑलरेडी जो है असहयोग आंदोलन को देख लिया था। यहाँ से हम लोग देखेंगे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे सविनय अवज्ञा हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। जो स्पेशली ये बिहार से रिलेटेड होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो बिहार के लिए संदर्भ में बोला जा रहा है। सिविल डिसओबीडियंस आपका जो मूवमेंट था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्या होता है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी की सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी जा चुकी थी, ठीक है। कौन से अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। और कौन सा आपका साल था? तो 1929 का साल था। किंतु गांधी जी इस आंदोलन के औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक उपयुक्त अवसर की तलाश कर रहे थे, ठीक है। यानी हम लोग का उनका कहना था कि कोई अच्छा समय हो तो हम इसको स्टार्ट करें, ठीक है। देखिए क्या होता है कि उसके बाद इसी समय इसी बीच क्या होता है कि गांधी जी की 11 सूत्री मांग को इरविन के द्वारा जो क्या किया जाता है कि आपका स्वीकार कर दिया जाता है। अब एक ही रास्ता बचता था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, ठीक है। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार जो है 12 मार्च 1930 को क्या होता है, 78 आपके सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की। और एवं 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है कि नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, ठीक है। नमक कानून का उल्लंघन जो इस बात का प्रतीक था कि अब जो है भारतीय ब्रिटिश निर्मित कानूनों के अधीन नहीं रहना चाहते। यानी भारतीय जो है वो ब्रिटिश द्वारा जो निर्मित कानून है उसके अंतर्गत नहीं रहना चाहते, ठीक है। और याद रखिएगा कौन कौन से आपका कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे। कौन कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो साबरमती से दांडी तक की यात्रा जाती है। और कब ख़त्म होती है? तो यहाँ पे 6 अप्रैल को 1930 को क्या ख़त्म कर दिया जाता है। स्टार्ट कब होता है? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए करीब करीब जो है वहाँ यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस आंदोलन के मुख्य कार्यक्रमों जो कार्यक्रम थे, नमक कानून को भंग करना था, सरकारी कॉलेज और सेवाओं का परित्याग करना था, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार करना था। उसके अलावा विदेशी जो आपके कपड़ों की होली जलाना, और आपका जो था वो क्या था कि करों का विरोध करना, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों पर धरना देना था, ठीक है। उसके अलावा आपका देखा जा रहा है कि बिहार में जो इस तरह के आंदोलन स्टार्ट होते हैं तो 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। तो यहाँ पे बिहार में जो है स्टार्ट होता है तो 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट होता है बिहार में। जिसकी रूपरेखा किसके द्वारा बनाई जाती है? तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बनाई जाती है। याद रखिएगा, ये प्री फैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार में जो है बिहार में समुद्र तट की अनुपस्थिति में अनेक स्थानों पर नमकीन मिट्टी का एक खौला करके क्या किया गया? नमक बनाया गया। बिहार के चंपारण, सारण और आपका मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद जो हो गया वो इस जिले में प्रमुख केंद्र रहे थे, ठीक है। सविनय अवज्ञा के केंद्र रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि देखिए कि मुजफ्फरपुर में इसका जो नेतृत्व किया जाता है वो रामदयाल सिंह जी के द्वारा किया जाता है। जनकधारी प्रसाद थे, ठाकुर रामानंद सिंह थे। उसके अलावा पटना में अंबिका कांत सिंह थे, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह थे, और छपरा और सिवान में राम रचित ब्रह्मचारी ने किया था, ठीक है। तो अलग अलग जगह से आप भी देख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा दरभंगा से किसके द्वारा? सत्यनारायण सिंह के द्वारा। छपरा एवं सिवान से राम रक्षित ब्रह्मचारी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और पटना से कौन थे? तो अंबिका कांत सिंह जी जो थे वो पटना से स्टार्ट कराया जाता है, ठीक है, उनके द्वारा। उसके अलावा मुजफ्फरपुर में आप याद रखिएगा कि रामदयालु सिंह थे, जनकधारी प्रसाद थे और ठाकुर नंदन सिंह थे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सिवान में जो है नमक सत्याग्रह शिविर का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? तो सिवान में, छपरा सिवान में। तो आपका जब नमक की पुड़िया बेची गई और इसी नमक की पुड़िया यह नमक की पुड़िया नहीं बल्कि गुलामी भगाने की पुड़िया कहा गया, ठीक है। ये मतलब इस पुड़िया में जो है वो आपको गुलामी को भगा सकता है, ऐसा लोगों का विचार प्रदर्शित किया गया, ठीक है। उस समय देख सकते हैं कि जैसे जैसे आंदोलन अपने चरम पर पहुंचने लगा क्या होता है कि सरकारी दमनचक्र अपने कठोरतम रूप
रूप में सामने आया। ठीक है, पटना में क्या होता है कि प्रदर्शन के दौरान जो है पुलिस द्वारा इसे नियंत्रित करने के क्रम में अत्याचार किए गए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब 4 मई 1930 को क्या होता है कि गांधी जी गिरफ्तार हुए तो बिहार में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कि कब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो मई 4 1930 को। ठीक है, तो 4 मई 1930 को गांधी जी को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बिहार में धरना देने का आयोजन किया जाता है और बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा क्या किया जाता है कि विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों के आगे धरना दे करके इनके बहिष्कार का प्रस्ताव किया गया। तो विदेशी शराब की दुकानें थी और उसके अलावा वस्त्र की दुकानें थी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिए विदेशी वस्त्रों के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो स्वदेशी के प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार ने इतना जोर पकड़ा कि छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से ही इनकार कर दिया और नंगी हड़ताल किया। तो ये पूछता भी है कि किस जगह पे नंगी हड़ताल हुई थी, तो आपकी छपरा जेल में जो है वो नंगी हड़ताल की गई थी। और किस लिए, तो आपका स्वदेशी कपड़ा पहनने के लिए ऐसा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या होता है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का कार्यक्रम खूब प्रचलित हुआ। बिहार का चंपारण जिला इसमें क्या होता है, अव्वल था। ठीक है, चंपारण जिले के सुगौली, गोविंदराज, ढाका, जोगापट्टी और मझौलिया थाने इससे क्या होते हैं कि इससे सर्वाधिक प्रभावित थे। इसके अलावा जो है सारण, पूर्णिया देखिए सारण हो जाता है, पूर्णिया हो जाता है, पटना, मुजफ्फरपुर, उसके अलावा मुंगेर जिले में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि इस बीच क्या होता है कि भागलपुर जिले में भागलपुर का एक बीच बीपुर में क्या होता है कि सत्याग्रह कर रहे लोगों पर कठोरता से क्या किया जाता है, लाठी पुलिस द्वारा दमन चलाया जाता है। ठीक है, इस पुलिस अत्याचार के विरोध में बिहार काउंसिल के अनंत प्रसाद जो थे, कमलेश्वरी सहाय, श्याम नारायण सिंह और आपका नवल किशोर जो थे वो त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है, बिहार काउंसिल से इन्होंने आपका त्यागपत्र दे दिया। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है क्या कि पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में द्वारका प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी ने बिहार विधानसभा की सदस्यता से क्या किया कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, और ये कब हो रहा था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया जा रहा था। ठीक है, 15 जुलाई जो है 1930 को राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया। कब किया गया, तो मई में तो महात्मा गांधी जी को किया गया और इनको जुलाई में आपके राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कितने महीने की सज़ा होती है, तो 6 महीने की सज़ा दी जाती है। बाद में क्या होता है कि आंदोलन की तीव्रता एवं इसके बढ़ते प्रभाव से घबराई सरकार ने समझौता करना उचित समझा और 5 मई 1931 को क्या था, गांधी इरविन समझौता होता है। तो 5 मई 1931 को क्या होता है कि गांधी इरविन समझौता होता है और जिसके तहत क्या होता है, कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया और इस तरह आंदोलन स्थगित हो गया। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के एक बिंदु के तहत अगर देखते हैं तो ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित था। ठीक है, अगर गांधी इरविन जो 1931 में होता है। ठीक है, अब पहला क्या था, तो 1930, 31 और 32। ठीक है, तो 30, 1931 और आपका होता है 1932 में होता है। तो लास्ट वाला जो थर्ड नंबर का रहते हैं और 31 में जो है वो महात्मा गांधी जाते हैं और यही आपका सेकेंड वाले आपके गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जाते हैं। और याद रखिएगा कि पहला और तीसरा में वो शामिल नहीं होते और इसी में संप्रदाय के तौर पे जो विवाद हो जाता है गांधी और इरविन जी के बीच, तो क्या होता है कि इसीलिए ये सेकेंड वाला जो गोलमेज सम्मेलन था वो आपका फुलफिल नहीं हो पाता, यानी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये समझौता बन ही नहीं पाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो गोलमेज सम्मेलन जो किया जाता है, तो जो उसी के टाइम में पहले में तो कांग्रेस के कोई पार्टी लोग गए, महात्मा गांधी गए नहीं थे। ठीक है, तो उसके अलावा क्या होता है कि आपका जो गोलमेज सम्मेलन जो सेकंड वाला होता है तो उस पर गांधी जी जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है कि इस दौरान जो है उभरते मतभेदों के कारण यह सम्मेलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रह जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गांधी इरविन के बाद ही जो है महात्मा गांधी जी जो थे
वो आपके गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि आपका देखिए क्या होता है ना कि आपको अरेंज करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए दे देगा तो आपका पहले क्या होता है, तो गांधी इरविन पहले होता है, देन आपका क्या होता है, तो आपका सेकंड गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है। यानी जिसको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद क्या होता है कि पुनः इस आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। अब जेल में तो जा चुके थे महात्मा गांधी, उसके बाद वो निकलते हैं इरविन समझौता, इरविन पैक्ट के तहत। उसके बाद वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जाता है, लेकिन द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन होता है वो भी खत्म हो जाता है। असफल होने के बाद क्या हो जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा फिर सविनय अवज्ञा चलाया जाता है। आंदोलन की शुरुआत में ही 4 जनवरी 1932 को क्या होता है कि आपको 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को, ब्रजकिशोर और मथुरा प्रसाद जी को, जो है आपका 4 जनवरी 1932 में गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो देखिए 26 जनवरी 1932 को क्या हो कि एक बार फिर से बिहार में स्वाधीनता आपका दिवस मनाया गया, ठीक है। कब, तो 26 जनवरी 1932 में। तो पहला कब मनाया गया, 1930 में, आप जानते हैं मनाया गया था, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि अब इस आंदोलन के विरुद्ध जो है सरकार और सतर्क हो गई और कठोर दमन चक्र चलाया, ठीक है, कि तुम लोग सुधरोगे नहीं, हम सुधार के ही रहेंगे, ठीक है। तो मतलब वो लोग अंग्रेज थोड़ी ना कम थे, ठीक है। मोतिहारी जो था, तो मोतिहारी में आप देख सकते हैं कि मोतिहारी, बेगूसराय, रोसड़ा और तारापुर में क्या होता है कि पुलिस जो है वो गोलीबारी में नई आंदोलनकारी शहीद होते हैं, ठीक है। और कई आंदोलनकारी जो है वो आपके इन सब जगह, तारापुर आप जानते भी हैं कि तारापुर फेमस रहा है आपके जब भी बिहार का जो आंदोलन हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कई आंदोलनकारी को शहीद होना पड़े। इस घटना के बाद क्या होता है कि विरोध में पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को विशेषाधिकार अध्यादेश जारी करना पड़ा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि इस दौरान क्या होता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा लाए गए कम्युनल अवार्ड के विरोध में क्या होता है कि गांधी जी द्वारा हरिजनों के उद्धार और सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु कार्य करने का संकल्प किया गया, ठीक है। बिहार में जो क्या किया गया कि उनकी इस घोषणा का स्वागत करते हुए हरिजन सेवक संघ की शाखा खोली गई, ठीक है। कि आपका जो उस समय कौन थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में, तो रैमजे मैकडोनल्ड जो थे वो आपके ब्रिटेन के पीएम थे, ठीक है। और कम्युनल अवार्ड के बीच क्या हो जाता है कि गांधी जी द्वारा हरिजनों के उदार और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए एक कार्य करना स्टार्ट किया जाता है कि हरिजनों का जो भी आपको प्रॉब्लम उसको दूर किया जाएगा। उसके लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है और ये बिहार में किया जाता है, ठीक है। इन क्या होता है कि अब जो है महात्मा गांधी सामूहिक सविनय अवज्ञा की जगह जो है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव लेकर आए, ठीक है। आप सामूहिक नहीं करेंगे, आप व्यक्तिगत करेंगे, ठीक है। बिहार में इनके इस प्रस्ताव का प्रभाव देखने को मिला और इस अनेक सत्याग्रही इस आज्ञा पालन के रूप में जेल भी गए, ठीक है। तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, मतलब क्या स्थिति रही होगी उस समय, हम लोग सोच सकते हैं कि जो आज़ादी को हम अभी मतलब हंस रहे हैं, तो वो भी हमारे कितने लोगों के बलिदान की भी बात है, ठीक है। तो हमें उन सब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम हमारी किताबों में नहीं है, सबके प्रति मेरा मतलब हमेशा रिस्पेक्ट की नज़र से मैं देखती हूँ और हमेशा मैं ये समझती हूँ कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो रिस्पेक्ट हद से ज़्यादा उनको दिया जाए, ठीक है। इसी बीच जो है 7 अप्रैल 1934 को जो महात्मा गांधी का पटना आगमन होता है, कब, तो आपका 7 अप्रैल 1934 को पटना आते हैं महात्मा गांधी जी। उसके बाद क्या होता है कि आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा हुई और बिहार जो प्रदेश कांग्रेस समिति के अनुमोदन के बाद यह आंदोलन क्या होता है कि समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा समाप्त हो जाता है। आगे क्या आप देखते हैं कि कोई भी जो आंदोलन चलाया गया तो उसका कुछ तो मतलब बेनिफिट हो रहा होगा। हमने जैसे असहयोग आंदोलन को देखा, उसी तरह से हम लोग आप देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का कि क्या इम्पोर्टेंस रहा, क्या फ़ायदा हुआ हमारे भारतीय नेताओं के उस समय के और बाद में हम लोगों को, ठीक है। ब्रिटिश शासन ने मुक्ति प्राप्त करने के क्रम में किए गए आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इस आंदोलन के द्वारा जनता की भागीदारी अपने पूर्व के आंदोलन से 3 गुनी थी। यानी कहने का मतलब अभी जितना लोग जनता जो सपोर्टिव थे उससे कई जनता जो है अब सविनय अवज्ञा के बाद जनता में मतलब एक तरह का भागीदारी देखने को मिला, जागरूक हो पाए। उसके अलावा आप देख सकते हैं
विदेशी वस्त्रों का जलाया जाना, उसके अलावा जो शराब के दुकानों पे धरना देना, इस पे भी और आप देख सकते हैं कि जितने भी जो प्रमुख नेता थे उन्होंने अपने विभिन्न पदों से क्या किया, आपका इस्तीफा भी दे दिया, ठीक है, पद को भी त्याग दिया कि हमको आज़ादी इम्पोर्टेंट है, ना कि किसी का पद, ठीक है। और जिसमें कि उनके ऊपर क्या था, लायबिलिटी भी थी आपको, मतलब फूड खाने का, या फिर इतना गरीबी था उस समय, आप सोच सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश व्यापार और ब्रिटिश सरकार को भारत में होने वाले आय में भारी गिरावट देखने को मिली। क्या होता है कि ब्रिटिश व्यापार भी और ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि व्यापार अच्छा नहीं होगा तो सरकार को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, तो ये गिरावट देखने को मिली। शराब और भू राजस्व में से होने वाले सरकार की आमदनी बुरी तरह से प्रभावित हुई। आप देख सकते हैं कि भारत के बहुत बड़े सामाजिक वर्ग की राजनीतिक वर्ग से जागरूक होकर के राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का कार्य किया। यानी सामाजिक वर्ग जो थे, सामाजिक वर्ग के जो लोग थे, वो अब क्या करना चाहते थे कि अब सारे लोगों को जागरूक करना चाहते थे कि मतलब महिला, बच्चा, छात्र जितने भी थे अब जागरूक हो गए और अब अपने हक के लिए वो आ खड़े हुए कि हमको आज़ादी चाहिए, ठीक है, जो पहले नहीं देखा गया था। क्योंकि इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था पहले के आंदोलन से 3 गुना ज़्यादा पावरफुल रहा था, ठीक है। इस आंदोलन ने जिस तरह गरीबी और निरक्षर लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ वह अद्भुत और अपूर्व है। यानी कहने का मतलब कि गरीब लोगों ने भी समर्थन किया, जो आपका पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने भी समर्थन किया, उसके अलावा महिलाओं ने भी भागीदारी की और यह आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा और इसके जरिए उन्होंने जनजीवन में अपना स्थान बनाया, ठीक है, कि वीमेन का भी उतना ही रोल आज़ादी में रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जो बीपीएससी मेंस का जब लिखते हैं तो यहाँ पे पूछता है कि आप फ्रीडम फाइटर में जो बिहार की महिलाओं का क्या रोल रहा था। अगर सेंटर में अगर आप पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत की महिलाओं का लिखना होगा, लेकिन आपका अगर बिहार से लिखते हैं तो बिहार की जितने भी महिलाएं हैं, शांति देवी जी थी, उसके अलावा प्रभावती देवी जी थी, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इस आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी पूर्व के आंदोलन की तुलना में नगण्य थी, यानी कम थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी क्या किया कि शक्तियों को कमज़ोर करने के उद्देश्य से सांप्रदायिक मतभेद को उभारने का कार्य किया था, ठीक है, कि अब जो है अब कुछ नहीं सुधरोगे तो संप्रदाय को ही भड़काएंगे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम का वेद करेंगे, जो अच्छी बात नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट हिंदू की हो चाहे मुसलमानों की हो, डेवलपमेंट तो सबको बेनिफिट करता है, ठीक है, ये तो गलत बात है। तो उनके पास तो कोई चारा था नहीं, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाना ही सही समझा। किंतु मुसलमानों की भागीदारी को महत्वहीन करार नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, बहुत उन्होंने भी बहुत साथ दिया और हम बहुत सारे ऐसे मुसलमान को भी जानते हैं जो हम लोगों को फ्रीडम में कितना, आपके जो शिक्षा मंत्री जो रहे थे हमारे पहले, उसके अलावा जो बिहार से भी बहुत सारे जो मजरूल हक जी थे, आप देख सकते हैं। अगर हम लोग बीपीएससी दे रहे हैं तो मतलब डिटेल में तो हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था कि मुसलमानों की भागीदारी नहीं थी, बहुत अच्छी भागीदारी थी, ठीक है। हम ये देश जो है वो सभी लोगों का है। पश्चिमोत्तर प्रांत में क्या होता है कि इनकी भागीदारी जो थी वो ज़बरदस्त थी, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत का जो आप पश्चिम वाला ये एरिया देखेंगे तो ये सब एरिया में क्या था कि सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि मुसलमानों का जो है सबसे ज़्यादा पावर रहा, ठीक है, भागीदारी किया गया था। साथ ही जो बिहार में अत्यंत प्रभावशाली तरीके से सांप्रदायिक एकता का बनाए रखने का प्रयास किया गया है। तो मतलब एकता थी उस समय भी बनी हुई थी, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका भारत छोड़ो आंदोलन को देख लेते हैं कि बिहार में क्या क्या भूमिका रही। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसके बारे में देखते हैं क्यों स्टार्ट किया गया था। तो क्या होता है कि क्रिप्स मिशन की असफलता से जो है यह साबित कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार जो है द्वितीय विश्व युद्ध के में जो है वो भारतीयों का सहयोग तो प्राप्त करना चाहते, किंतु भारतीयों के पक्ष में किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं है। यानी आपका जो क्रिप्स मिशन क्या होता है कि असफल हो जाता है और इसके बाद क्या होता है कि आप जानते हैं कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है आपका 1939 के बाद, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो सम्मानजनक भारतीयों के पक्ष में कोई भी समझौता नहीं किया गया था आपका अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि गांधी और नेहरू जैसे लोग जो थे यह कभी नहीं चाहते थे कि फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध चल रहे मित्र राष्ट्रों का यह अभियान असफल हो, ठीक है। किंतु उनका मानना था क्या कि सरकार का विरोध न करने का मतलब होगा कि ब्रिटिश सरकार को भारत की जनता की इच्छा जाने बगैर उनके भाग निर्धारण की अधिकार है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार को भारत की जनता की इच्छा के मतलब जो है आपको पता ही नहीं कि भारत की जनता क्या चाहती है और तभी आपने क्या कर दिया कि कोई भी रूल रेगुलेशन बना दिया,
ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि युद्धकालीन जो स्थिति परिस्थितियों ने जनता के असंतोष को और बढ़ाने का कार्य किया, क्योंकि आपका युद्ध हो रहा था, आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो जनता में क्या था, भुखमरी भी थी, आपका आज़ादी नहीं था, कुछ मतलब इतनी गरीबी थी कि भारत की जनता सोचती क्या, ऊपर से गुलामी और ऊपर से युद्ध में उनको ज़बरदस्ती आपको भेजा जा रहा था। साथ ही जापानी सेना ने भारतीय सीमा से सटे हुए क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव ने क्या किया, राष्ट्रवादी नेताओं को चिंतित कर दिया कि जिस तरह से जापानी जो है, पहले तो ब्रिटिश लोग पावर कर रहे थे, अब कौन लड़ेगा, तो भारत पे जापानियों का शासन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए भी बहुत सारे राष्ट्रवादी जो थे वो चिंतित भी थे। इन्होंने क्या किया, इन्हीं परिस्थितियों में गांधी जी ने कांग्रेस को ये चुनौती दे डाली कि अगर संघर्ष का उनका प्रस्ताव जो है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन्हीं परिस्थितियों में जो है वो गांधी जी ने कांग्रेस को ये चुनौती दे डाली कि अगर संघर्ष का उनका प्रस्ताव जो है वो स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगी। यानी कहने का मतलब कि गांधी जी ने क्या कहा कि चुनौती दे डाली कि अगर संघर्ष का उनका प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया गया तो क्या करेंगे, कांग्रेस से भी बड़ा वो आंदोलन एक खड़ा कर देंगे। तो उससे भी लोग डरे हुए थे कि अंग्रेज जो थे वो बहुत डरे हुए थे कि अगर ये फिर इस तरह का कोई चाल चलेंगे तो फिर हमें ही परेशानी होगी। इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में क्या होता है कि 14, जिसकी बैठक कब होती है तो 14 जुलाई 1942 को क्या होता है कि गांधी जी ने इस निर्णय को स्वीकृति दे दी गई। ठीक है, और इसमें क्या बात क्या होता है कि आपकी गांधी जी ने इस निर्णय को स्वीकृति कब दी, तो वर्धा का बैठक होता है, कब होता है तो 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में एक सभा का आयोजन कर वर्धा प्रस्ताव का विचार विमर्श करने के साथ ही भारत छोड़ो की मांग की गई थी। ठीक है, तो 1 अगस्त 1942 को कहाँ होता है, तो आपका बम्बई के ग्वालियर टैंक है, वहीं पे एक सभा का आयोजन किया जाता है। कब, आपका 1 अगस्त 1942 को। वर्धा प्रस्ताव का विचार करने के लिए भारत छोड़ो की मांग की गई। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि गांधी जी का स्पष्ट निर्देश था कि अगर आंदोलन शुरू होने से महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो जनता अपने स्वविवेक से इस आंदोलन के निर्देशों का पालन करे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि अगर मान लीजिए कि अगर आंदोलन शुरू होने से पूर्व नेताओं को अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जनता अपने स्वविवेक से क्या करे कि मतलब नियम कानून बनाते हुए जो है आंदोलन को अपना निर्देश मतलब हर चीज़ों को फॉलो करे। ऐसा नहीं कि आपको आंदोलन रुक जाना चाहिए। ठीक है, गांधी जी ने अपने भाषण के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी करते हुए कांग्रेस की नीतियों के प्रति अपनी निष्ठा को घोषणा करें, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे, राजा महाराजा जो है वो जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर, इन रियासतों में निवास करने वाला जनता अपने जो है भारतीय राष्ट्र के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करे। ठीक है, और आपको जो है इस तरह से अंग्रेज आपको रियासतों को भी इस तरह से किया गया और रियासतों में जो रह रहे थे आपकी जनता उनको भी ये बोला गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसानों के लिए कांग्रेस का निर्देश था कि जो किसान किसी ज़मीन पर खेती करता है वह ज़मीन उसी की हो। ठीक है, अगर बोला गया कि कांग्रेस का ये निर्देश था कि अगर कोई किसान जो है जिस भूमि पे खेती करता है तो वो उस किसान की भूमि होनी चाहिए। ठीक है, जमींदारों को किसान का साथ देना चाहिए, यानी जमींदारों को कहा गया कि किसानों का आप साथ दीजिए, क्योंकि देखिए कि कृषि में भी बहुत हालत ख़राब थी किसानों की। ठीक है, जमींदारी भी सिस्टम जो था उस समय बहुत ही मतलब बुरे तरीके पे था। ठीक है, अगर जमींदार सरकार का साथ दे तो उसे कर ना दिया जाए। ठीक है, अगर जमींदार अगर कोई ज़बरदस्ती करे तो क्या करे कि किसान जो है कर ही नहीं दे। उसके अलावा बोला गया कि 9 अगस्त को सुबह जो है कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को क्या किया गया कि गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में क्या होता है कि देश भर में व्यापक आंदोलन छिड़ गए और आप देख सकते हैं कि देश के अन्य क्षेत्रों की तरह बिहार को भी आंदोलन का निर्णायक भूमिका रही। ठीक है, 31 जुलाई को क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की बैठक बुलाकर कांग्रेस कार्यकारिणी की भावी संघर्ष के लिए तैयार करने की बात की गई। यानी आपको 31 जुलाई को किसको बुलाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि बैठक बुलाकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भावी संघर्ष के लिए रूपरेखा तैयार कीजिए। ठीक है,
उसके बाद जो क्या होता है कि 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और अध्यादेश लागू कर कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है कि ये गैर कानूनी है, ठीक है। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति, अखिल भारतीय चरखा संघ और बिहार केंद्रीय राहत अधिकोष के खातों को भी क्या किया गया, जब्त कर लिया गया। 10 अगस्त को क्या होता है कि सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का कार्यालय था को वे क्या किया कि जब्त कर लिया गया, ठीक है। यानी 10 अगस्त को सदाकत आश्रम जो है कांग्रेस का कार्यालय था उसको भी क्या कर लिया कि मतलब पुलिस वगैरह वहाँ पे आकर के उसको जब्त कर लेती है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरुद्ध में महाधिवक्ता के पद से जो इस्तीफा दिया, कब, तो असहयोग आंदोलन के टाइम में उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। वो क्या थे, तो महाधिवक्ता थे उस समय के, ठीक है। सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयों के विरोध में प्रांत में जो है प्रदर्शन और सभाओं का दौर आरंभ हो गया और सभी शैक्षणिक केंद्रों में हड़ताल का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय झंडे लगाने शुरू किए गए, ठीक है। क्योंकि अब जरूरी भी था, सारे नेताओं को पकड़ लिया गया, अब हमारी बात भी नहीं सुन रहे तो करे क्या इंसान। 11 अगस्त के दिन क्या होता है कि विद्यार्थियों को एक जुलूस क्या होता है कि सचिवालय भवन के सामने विधायिका भवन पर क्या करता है कि राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश करता है। तो कब, 11 अगस्त को। तभी कांग्रेस के जो पटना के जिलाधीश जो उस समय के थे, WG आर्चर, ठीक है, आर्चर के आदेश पे क्या होता है कि पुलिस गोली से 7 जो है आपके छात्र मारे गए और अनेक घायल हो गए, ठीक है। मरने वाले जो छात्रों में जो थे, जो आपके उमाकांत सिन्हा थे, रामाकांत सिंह थे, सतीश प्रसाद झा थे, देवीपत चौधरी थे, उसके अलावा राम गोविंद सिंह थे, राजेंद्र सिंह और जगपति आपके कुमार थे, ठीक है। इस तरह से 7 छात्रों का नाम जो है उल्लेखनीय है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस गोलीकांड के विरोध में क्या होता है कि 12 अगस्त को पूरे पटना में बंद का आयोजन किया जाता है। कब, तो 12 अगस्त को आपका गोलीकांड होने के बाद जो है वो बंदी का आपका शुरुआत किया जाता है 12 अगस्त को। इस दिन क्या होता है कि पटना के कांग्रेस मैदान में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसके तहत क्या किया जाता है कि संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों में अवरोध डालने का कार्य किया जाता है कि ठीक है, तुम सुधरोगे नहीं तो हम तुमको सुधार देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अंग्रेजों के प्रति भी भारतीयों का अपना, एक बिहारियों का अपना इस तरह का नियम लाया गया, ठीक है, कि जब इस तरह से आप कर सकते हो तो हम तो अपने हक के लिए लड़ेंगे। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि पूरे बिहार की रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाया गया और टेलीफोन की लाइनें काट दी गई, ठीक है। डाकघरों, थानों, रेलवे स्टेशनों आदि जो होते हैं वो सरकारी इमारतों को जला दिया गया और पुलिस पर आक्रमण किया गया, ठीक है, कि पुलिस पे भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रहार किया गया। सरकार के कठोर दमन चक्र के बावजूद मुजफ्फरपुर में, मीनापुर में, पटना, उसके अलावा भोजपुर, दरभंगा, गया, शाहाबाद और कुर्था और अरवल, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मुंगेर आदि क्षेत्रों में हिंसक घटनाएं हुई और क्रियाकलाप ने कई स्थानों पर कुछ समय के लिए सरकारी कामकाज को क्या किया, ठप कर दिया। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि इस आंदोलन के दौरान हिंसा और पुलिस दमन के कई उदाहरण देखने को मिले। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में पुलिस प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोली के शिकार हुए और सारण में जगलाल चौधरी और पुलिस थाने को जला दिया गया, ठीक है। दरभंगा में क्या होता है कि कुलानंद वैदिक और शिव सिंधवारा में कर्पूरी ठाकुर के ने क्या किया कि संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, ठीक है। संचार में एक पृथक सरकार का गठन किया गया, ठीक है। चंपारण में क्या किया गया कि एक पृथक सरकार ही बना दिया गया, ठीक है। मुजफ्फरपुर के समीप थाने को आग के हवाले कर दिया और जिला के कुर्था थाने में झंडा फहराने के क्रम में श्यामलाल बिहारी मारे गए, ठीक है। कहाँ पे, तो कुर्था में, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने, खासकर ताना भगत आंदोलन से जुड़े लोगों ने भी अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। कहाँ पे, तो छोटा नागपुर आदिवासी लोग भी एक्टिव हो गए, ठीक है। उसके अलावा जमशेदपुर स्थित टिस्को और डालमिया स्थित जो रोहतास इंडस्ट्री के श्रमिकों ने भी हड़ताल का आयोजन किया और विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बिहार में एक विशेष घटना घटी थी, यहाँ के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा करके उनका आंदोलन के लिए प्रचार प्रसार किया जाता था, ठीक है। और इसका नाम ही क्या रख दिया था, स्वराज ट्रेन रख दिया था। और ये स्वराज ट्रेन कब से इम्पोर्टेंट है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रचार प्रसार के लिए हमको कोई तो ट्रांसपोर्ट चाहिए,
तो हम भारतीय ने भी इस तरह के अपने काम को अंजाम दिया, ठीक है। बिहार में अगर बोला जाए तो महिलाओं ने भी क्या किया कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और छपरा में जो है शांति देवी के नेतृत्व में उसके अलावा एक जुलूस आयोजन किया गया। पुलिस ने जब इस जुलूस पर लाठीचार्ज करना चाहा तो उन्होंने पुलिस हमारा भाई है का नारा लगाया, और इस नारे से प्रभावित होकर पुलिस के जवानों ने लाठी चलाने का क्या किया, इनकार कर दिया कि वो चलाते ही नहीं थे, क्योंकि भाई होकर के बहन को कैसे मार सकते हैं, ठीक है, या अपने भाइयों को कैसे मार सकते हैं। तो मतलब एक तरह का मतलब वो इमोशनल भी लोगों का जुड़ाव इसमें देखा गया। बिहार के हजारीबाग आप देख सकते हैं, उसके अलावा पलामू, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारी सरकारों का भी गठन किया गया। गांवों में पंचायतों की स्थापना की गई। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन में जो है बिहार में कितने लोग मारे गए। तो ये बिहार में लोग गिरफ्तारों की संख्या जो की गई थी वो 15,000 से ऊपर लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 134 जो लोग हैं, ये आंकड़ा है, ठीक है, कितने को तो पता भी नहीं चला होगा। तो 134 लोगों को जो है वो मारा गया। और हालांकि सरकार दमन से इस आंदोलन को दबा दिया गया, किंतु सरकार अब समझ चुकी थी कि देश की आज़ादी का प्रश्न अब सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का एक प्रश्न बन चुका है, क्योंकि अब पूरे देशवासी चाह रहे हैं कि अब उनका देश छोड़ के जाओ, ठीक है। अर्थात ब्रिटिश सरकार के साथ अब जो भी बातचीत करनी होती थी वह उसमें सत्ता हस्तांतरण का सवाल अहम होता था, ठीक है। यानी अगर वो बात करते थे तो क्या करते थे, सत्ता हस्तांतरण किस तरह से भारतीयों को किया जाए। इसी बीच क्या होता है कि गांधी जी की बीमारी के आधार पर जो है 6 मई 1944 को रिहा कर दिया जाता है, ठीक है, जो उनको पकड़ा गया था, ठीक है। 4 मई को पकड़ा गया तो 6 मई को उनको आज़ाद कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस पर जो है वो लगा प्रतिबंध भी हटा दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि अब सरकार ऐसे प्रस्ताव को लाने की कोशिश में लगी जिससे आने वाले समय में मुठभेड़ की इसी स्थिति से क्या हो कि बचा जा सके, क्योंकि हालत तो ख़राब कर दिया गया था पूरे बिहार में। आप देख सकते हैं बिहार में भी आप देखिएगा ना तो आपका उत्तर पूर्वी जो बिहार था ना वो बहुत ही एक्टिव था आपका ड्यूरिंग आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी वाला बहुत काफ़ी एक्टिव थे। उसके अलावा जो है आपको इधर वाला जो क्षेत्र आप देख सकते हैं तो ये आपका बहुत एक्टिव था, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि इस प्रश्न पर जो बोला जा रहा है कि इस प्रकार क्या होता है कि वेवल प्रस्ताव के आधार पर जून 1945 में शिमला सम्मेलन का क्या आयोजन किया जाता, पूछता भी कि शिमला समझौता कब होता है। तो 1945 में, इससे पूर्व सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर किया जा चुका था और इस तरह संघर्ष का यह दौर भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है, समाप्त हो गया। देखिए एक हमारे नेता होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे नेता हमारे बिहार से, लेकिन यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले हम जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका क्या रही थी, ठीक है। क्योंकि पूछता भी है कि जयप्रकाश नारायण जी का और भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका का वर्णन भी करें। बीपीएससी आप जब मेंस लिखेंगे दैट टाइम आपको इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। आंदोलन के प्रारंभ होने से पूर्व ही राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी और इस आंदोलन को सरकार द्वारा बलपूर्वक दबाने के प्रयासों से जनता में क्या हो गया था, एक नेतृत्व विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यानी कोई भी नेतृत्व करता रह ही नहीं गया था, क्योंकि सब तो जेल में बंद हो चुके थे, ठीक है। क्योंकि जान रहे कि 9 अगस्त को आपके राजेंद्र प्रसाद जी को भी पकड़ लिया जाता है, ठीक है। हालांकि आंदोलन शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग स्थित जो आपका रांची वाला हजारीबाग सेंट्रल जेल जो है वो भेज दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात को अपने साथी यानी रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल और गुलाबचंद गुप्त और सूरज नारायण और सालिग्राम के साथ वो क्या करते भाग आते हैं, ठीक है। जेल की दीवार को लांग करके भागने में सफल होते हैं। आप एक याद रखिएगा कि 67 का एग्ज़ाम जो हुआ था ना उसमें पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण कौन से दिन भागे थे, दुर्गा पूजा के दिन था, होली के दिन था, तो ये दिवाली का दिन था, ठीक है। तो याद रखिएगा। यहाँ से भागकर को उन्होंने नेपाल में शरण ली और अपने सहयोगी कार्तिक प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद सिंह के सहयोग से आजाद दस्ते का क्या किया कि आपका निर्माण किया, गठन किया, ठीक है। याद रखिएगा कार्तिक प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद जो थे वो आजाद दस्ते का गठन करते हैं, ठीक है, आपके जयप्रकाश नारायण जी की बात के साथ मिलकर के, ठीक है। इस दस्ते का जो गठन होता है इसका उद्देश्य होता है सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना और उससे युद्ध कार्य में बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। जब बोलते बोलते थोड़ा वो हो जाते हैं ना तो
रुक जाती हूँ, ठीक है ना, तो आप उसको माइंड नहीं कीजिएगा, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि लगातार बोलना पड़ता है 1 घंटा तक। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नवयुवकों को जो है छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने हेतु एक केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है कि छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई थी। ये क्या था, तो ये साथ ही यहाँ आज़ाद दस्ते के अखिल भारतीय केंद्र और भारतीय प्रांतीय सम्मेलन की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1943 के आरंभ में नेपाल स्थित राजविलास जंगल में क्या होता है कि नेपाल में एक जंगल है, राजविलास जंगल है, ठीक है। 1943 में क्या होता है कि आज़ाद दस्ते के पहले प्रशिक्षण शिविर के शुरुआत जो होते हैं सरदार नित्यानंद के निर्देशन में होता है, ठीक है। उसके अलावा जिसमें क्या होता है कि युवकों को अग्नि अस्त्रों की चलाने की शिक्षा दी जाती है, यानी आप किस तरह से अग्नि अस्त्रों को चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि इन केंद्रों पर क्रांतिकारियों की यातायात साधनों, उसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठानों और संचार साधनों की क्षति पहुंचाने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे आप कनेक्शन काट सकते हो, कैसे आप इंडस्ट्री वगैरह को, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा सकते हो, ठीक है। इन कार्य को अंजाम देने के लिए 3 तरह के उपाय किए जाते थे, ठीक है। कौन कौन से उपाय, तो देख सकते हैं। साधारण तोड़फोड़ के लिए हथियारों तथा औजारों का प्रयोग किया जाता था। अग्निकांड द्वारा जो है सरकारी फाइलों को नष्ट करना होता था और रासायनिक पदार्थों और बारूदों द्वारा विस्फोट करके फैक्ट्री और कार्यालय आदि का विनाश करना होता था। इन कार्यक्रम को क्या था कि अंजाम देने के लिए 2 समूह को निर्मित किया गया। तो पहले समूह के अंतर्गत ऐसे लोग आते थे जो भूमिगत होकर के तोड़फोड़ करते थे और अंजाम दे रहे थे। दूसरा जो थे व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से हिंसात्मक संघर्षों को आगे बढ़ाने में लगा था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या बोला जा रहा है, आज़ाद दस्ते के गठन का मूल उद्देश्य युवकों में हिंसा और संघर्ष की भावना को सुनियोजित दिशा देना था, ठीक है। साथ ही सरकारी दमन का मुकाबला करने के लिए साधन उपलब्ध कराना था। नेपाल के आज़ाद दस्ते से प्रेरित होकर के बिहार में भागलपुर और पूर्णिया में भी आज़ाद दस्ते का गठन किया गया। इस तरह से देख सकते हैं, इस प्रकार जो आप देख सकते हैं कि नेपाल के अलावा भी आप देखिएगा कि बिहार के भागलपुर में और आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, तो आपका पूर्णिया में भी आपको देखने को आज़ाद दस्ता का कार्यालय आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि जयप्रकाश नारायण जो थे भूमिगत होकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और उन्होंने क्या किया कि आपके राजेंद्र सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद फौज से भी संपर्क साधने का प्रयास किया, ठीक है। तो आपका राजेंद्र जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो बनाया गया था आज़ाद हिंद फौज, उससे भी संपर्क करने का कोशिश किया था आपका जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है। किंतु उसमें वो सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। क्या होता है कि अब बताया जा रहा है कि अब उन्होंने इस दस्ते की गतिविधियों को पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल में फैलाने का निर्णय लिया, यानी 3 राज्यों में तो हम फैला के रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो 1943 में क्या होता है कि यह संस्था पूरी तरह से संगठित हो गई थी और बिहार में इन्होंने पहली बैठक जो पूर्णिया के सिमौली गांव में आयोजित की थी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि इसमें इस संगठन को सैन्य और असैन्य 2 गुटों में संगठनों में बांट दिया गया और दोनों के कार्यों को अलग अलग कर दिया कि दोनों किस तरह के काम को करेंगे। सैन्य संगठन का मुख्य प्रमुख नरहरि सिंह को बनाया गया, यानी नरहरि सिंह जो थे वो प्रमुख थे। खुशहाल सिंह सैन्य विभाग के प्रशिक्षक के रूप में क्या थे, नियुक्त किए गए। बिहार स्थित पूर्णिया शाखा ने इस संगठन को पूरे उत्तर भारत में फैलाने का कार्य किया। पूर्णिया शाखा का संचार जो था वो नेटवर्क नेपाल तक विस्तृत था। इस शाखा ने सफलतापूर्वक अपने कार्य को क्या किया, अंजाम दिया। ब्रिटिश शासन के दबाव में आकर के नेपाल सरकार ने मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि जो थे वो महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके नेपाल स्थित हनुमान नगर जेल में भेज दिया, ठीक है। किसको किसको, तो देख सकते हैं कि आपका जयप्रकाश नारायण जी को भेज दिया गया, राम मनोहर लोहिया जी को ये क्या किया गया कि नेपाल स्थित जो हनुमान नगर जेल था वहाँ पे भेज दिया जाता है, ठीक है, 1943 में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद क्या होता है कि आज़ाद दस्ते का नेतृत्व जो है सूर्य नारायण सिंह और नित्यानंद सिंह के ने लिया। इन नेताओं के नेतृत्व में आज़ाद दस्ता के कार्यकर्ता ने हनुमान नगर जेल पर हमला करके क्या किया, बंदी नेताओं को छुड़ा लिया, ठीक है। अंग्रेज का मतलब जोड़ का तोड़े ये लोग भी थे,
ठीक है। देखिए क्या है, इसके बाद क्या होता है कि कलकत्ता पहुँचते और वहीं से भूमिगत होकर के अपने गतिविधियों का संचालन प्रारंभ किया गया। वहाँ से कहाँ गए वो, कलकत्ता गए और भूमिगत होकर के अपना जो भी एक्टिविटी था उनके द्वारा किया गया। कलकत्ता स्थित जो मुगलपुर में आज़ाद दस्ते का अस्थायी आपका क्या बनाया गया, तो आपका कार्यालय बनाया गया, केंद्र बनाया गया। उसके अलावा देख सकते हैं कि आपका जो दिसंबर 1943 में क्या होता है कि एक बार फिर जो है जयप्रकाश नारायण जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य नेताओं की गिरफ्तारी इसके पूर्व ही हो चुकी थी, ठीक है, यानी इनको बाद में किया गया। उसके अलावा देखिए क्या है कि जुलाई 1944 में क्या होता है कि आज़ाद दस्ते के अंतिम जो महत्वपूर्ण नेता थे कार्तिक प्रसाद सिंह को गिरफ्तारी के बाद इस संगठन का जो भूमिका लगभग समाप्त हो गई। कब होता है, तो आपके ये आपका 1944 में, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जयप्रकाश नारायण की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने ऐसे समय में अपने मजबूत संगठन और नेतृत्व के माध्यम से जनता का मार्गदर्शन किया जब सारे राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार किया जा चुका था, हो चुके थे। उन्होंने जनता को नेतृत्व विहीनता की स्थिति में काफ़ी हद तक उबारने का प्रयास भी उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से इतर भी राष्ट्रीय राजनेता से सक्रिय भूमिका निभाई, ठीक है। बाद में भी उनके द्वारा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई गई। समाजवाद के मजबूत पैरोकार के रूप में जो है वो प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस संगठन में अपनी पूर्ण निष्ठा रखते हुए संगठन के अंदर रहकर समाजवाद को मजबूत करने का प्रयास किया और इस प्रकार वो कांग्रेस समाजवादी दल की भी स्थापना की, ठीक है। उनके द्वारा कौन सा दल किया गया, तो कांग्रेस समाजवादी दल की भी स्थापना उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या उनके सहयोगी आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों में मजदूरों एवं किसानों के हितों को भी जगह दिलाई थी, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के बाद क्या होता है कि बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सियाराम सिंह की भूमिका क्या थी, वो उल्लेखनीय रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो उन्होंने सियाराम दल की स्थापना की, ठीक है। किसके द्वारा, तो सियाराम सिंह जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये जो है वो सियाराम सिंह ने किया था, भागलपुर में किया था, ठीक है। उसके अलावा देख सकते हैं कि ये जो दल है सियाराम दल जो है, इस दल के कार्यक्रमों में धन संचय करना, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण, सरकार का प्रतिरोध और जन संगठन निर्मित करना शामिल था। इस दल का प्रभाव जो था भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया, सुल्तानगढ़, पूर्णिया आदि जिलों में देखा गया था, ठीक है। तो भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया जो यूपी वाला बलिया है, सुल्तानगंज हो गया और पूर्णिया आदि जिलों में देखा जा सकता है। बीहपुर क्षेत्र में इस दल का द्वारा एक समानांतर सरकार किया स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, सियाराम दल जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इस दल में जो है मुख्य जुड़े प्रमुख नेताओं में सियाराम सिंह और नित्यानंद सिंह और पार्थ ब्रह्मचारी थे। भागलपुर क्षेत्र में सक्रिय कुछ अन्य क्रांतिकारी दलों में जो थे वो परशुराम दल और महेंद्र गोप दल के नाम उल्लेखनीय है, ठीक है। भागलपुर क्षेत्र में जो सक्रिय कुछ अन्य क्रांतिकारी दलों में कौन से दल थे, तो परशुराम दल भी था, ठीक है। भागलपुर में अन्य थे, ठीक है। परशुराम दल भी कहाँ से था, भागलपुर से, और आपका महेंद्र गोप दल भी था, याद रखिएगा ये दोनों जो थे वो भागलपुर से ही थे, ठीक है। अब हम लोग सहजानंद की भूमिका को जो है वो कल देख लेंगे। आज जो है काफ़ी 45 मिनट्स का वीडियो बन चुका है करीब करीब, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं फोर्स नहीं कर सकती हूँ, लेकिन खुद का ख्याल रखिए और तैयारी को हमेशा बढ़ाते रहिए, ठीक है। टेक केयर।